तो ये आपने सुना आरबीआई गवर्नर को, और उन्होंने जो पॉलिसी की घोषणा की है, अगर आप देखें सबसे अच्छी बात जो नजर आ रही है वो है GSAP। उन्होंने कहा GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम, यानी सरकारी बॉन्ड्स की खरीद का प्रोग्राम, जिसके तहत पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के दौरान 1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे और इसकी शुरुआत होगी 15 अप्रैल से, जबकि यानी अगले हफ्ते, जिसमें 25,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। ये एक मांग थी बॉन्ड बाजार की कि एक OMO कैलेंडर दिया जाए जिससे अंदाजा लग सके कि आरबीआई कितने बॉन्ड खरीदने वाला है, तो वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, गाइडेंस में जैसी कि हम उम्मीद कर रहे थे, और अदिति से हम जानेंगे कि वो कितनी संतुष्ट है। दरअसल रेफरेंस दिया गया है कि जब तक कोविड-19 से निपटने में कामयाबी नहीं मिलती तब तक पॉलिसी एकोमोडेटिव रहेगी, जो कि आवास की MPC ने ये सुझाव रखा था और उसको गवर्नर साहब ने सुना है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। साथ ही साथ TLTRO की मियाद को सितंबर तक बढ़ा दिया गया, तो ये एक और अच्छी खबर। तो ये सारी खबरें जिनको बाजार पचाने की कोशिश में इस वक्त दिन के हाईज पे निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं बीच में है दिन की अब तक की रेंज में, लेकिन क्या बाजार को यहां से ऊपर ले जाने में ये पॉलिसी कामयाब होगी, ये सवाल है। प्रकाश, क्या लगता है आपको, क्या बाजार नहीं? प्रकाश तिवारी हमारे साथ नहीं, सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं हमारे साथ। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपकी राय लेंगे, क्या बाजार को यहां से ऊपर ले जाने में ये पर्याप्त है घोषणाएं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक अकोमोडेटिव स्टांस, दूसरी लिक्विडिटी के कई मेजर्स जो कि कंटिन्यूड लिक्विडिटी को सपोर्ट देंगे, तीसरी जी स्वैप्स के थ्रू GSEC, बॉन्ड मार्केट में थोड़ी हलचल मची हुई थी ना थोड़े दिनों से, तो ये GSEC में यील्ड कर्व को जो एक फॉर्मेशन दे रहे हैं जी स्वैप के थ्रू, वो अच्छी खबर है डेट मार्केट के लिए। और चौथी चीज, उन्होंने जो बैड बैंक यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में एक कमिटी की एस्टैब्लिशमेंट, ताकि उनके नियमों सब ठीक तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, वो भी एक अच्छी खबर है। तो ये सब मैं समझता हूं कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, तो मार्केट जरूर इसको वेलकम करेगी। हालांकि करीब ऊपरी स्तरों से थोड़े से फिसलते हुए इस वक्त आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल नजर आएंगे, लेकिन पहले इस पर लक्ष्मी आपकी राय लेना चाहेंगे। बॉन्ड बाजार के लिए OMO कैलेंडर की मांग थी, हम भी जब बात कर रहे थे अपनी आवाज MPC में तो ये बात उठी थी, पूरी हो गई? जी बिल्कुल प्रदीप जी, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मार्केट में 50-50 एक्सपेक्टेशन था। उम्मीद तो पूरी थी आएगी, लेकिन ये पॉलिसी में आएगी कि नहीं वो पता नहीं था। तो जो अनसर्टेनिटी एलिमेंट है वो अब के लिए थोड़ा बैकसीट ले गया है, और ये हमारे हिसाब से बॉन्ड मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव चीज है। तो बॉन्ड डील्स को हम कुछ नीचे आते हुए देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 6.18 के सामने 6.13 की तरफ। क्या है आपका अंदाजा, कहां तक इसका असर पड़ सकता है? तो जी, इन्होंने अभी आप देखो तो सुबह मार्केट खुलते ही 6.17-18 चला गया था, अब 6.11-12 के रेंज में है। अब आते कुछ हफ्तों में आपको दिखाई देगा कि कैसी चॉइस ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह आती है ये इनकी GSAP में, और उसके हिसाब से जो बाजार का रुख है हल्का सा फेवरेबल तो टर्न आउट हो ही गया है, और ये नॉन डिसरप्टिव मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी था। तो आने वाले कुछ हफ्तों में शायद 6.10 के नीचे भी अगर तेल के दाम और INR ये जो अपने रुपया का प्राइस वगैरह ठीक रहा तो 6.10 के नीचे एक बार यील्ड जा सकता है। 6 के नीचे इमीडिएटली बहुत जोर से तगड़े से सस्टेन करना मुश्किल लग रहा है, बट 6 की तरफ तो बढ़ावा एक बार तो कर सकता है बॉन्ड या 10 ईयर यील्ड। तो गवर्नर साहब की बात सुनने के बाद 5 बेसिस पॉइंट 10 साल के बॉन्ड की यील्ड नीचे आई है, ये अच्छी बात है। ये जो OMO कैलेंडर यानी कितनी खरीदारी करेंगे बॉन्ड की उन्होंने जाहिर किया, ये क्यों जरूरी था? क्योंकि सरकार बड़े पैमाने पे कर्ज लेने वाली है, लेकिन अगर सामने से एक तरफ सरकार ये सिक्योरिटीज या ये बॉन्ड बाजार में बेचेगी और पैसे उठाएगी, लेकिन सामने से आरबीआई इन बॉन्ड को खरीदेगा और 1 लाख करोड़ की खरीदारी इस क्वार्टर में होनी है, ये उन्होंने घोषणा कर दी, तो ये यील्ड को नीचे ला रही है और बाजार के लिए यही सबसे अहम मुद्दा था, सबसे जरूरी बात ही। देखिए, अब मैं देख पा रहा हूं शायद पहली बार ये 10 साल का बॉन्ड है जो दिन के दौरान हरे निशान पे अब आता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यील्ड आपको अब 6.12 पे आ गई, तो करीब 6 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमजोरी यहां पे देखने को मिली, जो अच्छी बात है, जिसकी कोशिश दरअसल आरबीआई कर रहा था। ऐसे में इसका इंपैक्ट हालांकि अभी तक लिमिटेड है निफ्टी या बैंक निफ्टी पे, लेकिन आशीष चतुर्मोता जी, कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे क्या इंडेक्स में? देखिए, निफ्टी पे तो कहीं ना कहीं मुझे प्रदीप जी स्टेबिलिटी का
काफी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि आज बाजार ने एक अच्छा बेस कहीं ना कहीं 14,700 की ट्रेजेक्ट्री में बना चुका है और जिस तरह की आज एडवांस डिक्लाइन है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि बाजार कहीं ना कहीं 15,000 15,100 की ट्रेजेक्ट्री में जाने की तैयारी कर रहा है। तो मैं समझता हूं निफ्टी पे डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 14,740 ये मेरे निफ्टी फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस रहेंगे। 15,050 15,100 के लक्ष्य मैं समझता हूं निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेंगे। पर जहां तक कि बैंक निफ्टी का सवाल है, देखिए अभी भी वहां पर थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा बनने में समय लग रहा है। मैं जो ट्रिगर का वेट कर रहा हूं वो है 33,100 के लेवल। अगर से 33,100 के लेवल आज बाजार बैंक निफ्टी क्रॉस करे तब मैं समझता हूं एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म बैंक निफ्टी ने किया है। और अगर से 33,100 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो मैं समझता हूं 33,500 की भी जगह बन सकती है। बट जैसे मैंने कहा इसको मैं ट्रिगर पे वेट करूंगा, ऊपर ही बैंक निफ्टी के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी पे आप खरीदारी की राय दे रहे हैं। डीके जोशी साहब हमारे साथ जुड़ते हुए क्रिसिल के स्वागत है आपका। जोशी साहब, पॉलिसी में काफी कोशिश की गई है बॉन्ड बाजार को खासतौर पे खुश करने की, ये जो तमाम कदम सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, क्योंकि इकोनॉमी में वीकनेस सेकेंड वेव के कारण बढ़ी है तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आरबीआई गाइडेंस दे लिक्विडिटी पे, और इस बार उन्होंने थोड़ा ज्यादा क्लियर गाइडेंस दी है तो उसका असर आप जैसे बॉन्ड मार्केट में ऑलरेडी देख रहे हैं। आगे चल के क्या होता है वो कई चीजों पे निर्भर करता है। इन्फ्लेशन के मामले में खासकर उन्होंने कहा है कि रिस्क आउटसाइड पे भी है, डाउन साइड पे भी है। अगर अपसाइड रिस्क बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो फिर बॉन्ड यील्ड्स फिर दोबारा फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है अभी, पर अभी के लिए फिलहाल आई थिंक इनका जो मूव है वो मार्केट के लिए, बॉन्ड मार्केट के लिए अच्छा है और वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं उसका असर प्राइसिंग हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ एक जो प्रोजेक्शन आया है महंगाई का, उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है सेकेंड क्वार्टर के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए, सेकेंड क्वार्टर के लिए और इवन थर्ड क्वार्टर के लिए भी 5% से बढ़ाकर 5.2 कर दिया गया है, जो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का अनुमान था। और दिसंबर क्वार्टर का 4.3 से बढ़ा के 4.4 हुआ है, हल्की सी बढ़ोतरी यहां पे है। साथ ही साथ जो गाइडेंस दिया गया है उसमें भी साफ तौर पे ये बात जोड़ी गई है कि सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन हमारे टारगेट में रहेगी तो हम अकोमोडेटिव रहेंगे। अदिति, आपकी बात कुछ हद तक तो गवर्नर साहब ने जरूर मानी, उन्होंने लिंक कर दिया फाइनली कोविड वेव के साथ अपने गाइडेंस को। बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से तो हमारा ये ही की टेक अवे होना चाहिए। पहली बात तो इन्फ्लेशन को लेकर जिस तरह से उन्होंने इन्फ्लेशन के आंकड़े अभी दिए हैं, एवरेज इन्फ्लेशन FY22 की एमपीसी और आरबीआई के मुताबिक ऑलमोस्ट 5% की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट कार्ड्स आर रूल्ड आउट। आई थिंक ये तो हमें क्लियरली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अनलेस बिल्कुल ही इकोनॉमी फॉल ऑफ द क्लिफ हो जाए, क्योंकि इतनी खराब कोविड की सिचुएशन हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब केस बन रहा है कि कोई भी रेट कट आगे जाके होंगे। रेट हाइक जितने हद तक वो अवॉइड कर सकेंगे उतने वो डिले होंगे, तो कोई जल्दी रेट हाइक भी नहीं होगा। एक बहुत ही एक्सटेंडेड पॉज की हमें एक्सपेक्टेशन जो हमारी पहले भी थी वो ही हमें अभी भी रखनी चाहिए कि बहुत ही एक्सटेंडेड पॉज होगा। अकोमोडेटिव स्टैंस की बात मुझे एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने क्लियरली इवॉल्विंग कोविड सिचुएशन को बेंचमार्क बनाया है, और जब तक ड्यूरेबली ग्रोथ रिवाइव नहीं होती तब तक स्टांस अकोमोडेटिव रहेगी। कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया जिस तरह से गवर्नर ने अपनी स्पीच में बोला, तो बहुत ओपन एंडेड है और आई थिंक बहुत ही डेटा डिपेंडेंट आगे जाके रुख रहेगा। बट जल्दी में कोई चेंज नहीं होगा, तो एक बहुत ही कॉशियस व्यू आरबीआई की तरफ से मुझे आगे भी लग रहा है। उन्होंने ग्रोथ का अपना फोकस चेंज नहीं किया। ये हमने 2 दिन पहले बात करी थी कि ग्रोथ का फोकस उनका जब बना था तब बहुत ही फेयर था, और उसके बाद तो अनसर्टेनिटी बढ़ी ही है, और ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं था कि वो ग्रोथ का अपना फोकस। एक बात जो आप कह रही है ना, एक बात जो आप कह रही हैं कि काफी लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं होगा ब्याज दरों में, ऐसा लगता है। लक्ष्मी, कुछ दिन पहले तक जब हम बात करते थे तो ये बातें चल रही थी कि शायद सितंबर के आसपास रिवर्स रेपो रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्या आज की बात को सुनते हुए और जिस तरह से उन्होंने TLTRO का समय बढ़ा दिया है और अपने गाइडेंस में चेंज किया है, अब ये मानना चाहिए कि अब रेट बढ़ने की बात भी आरबीआई शायद इस पूरे साल नहीं करेगा?
रेट हाइक की तो इमीडिएटली उम्मीद नहीं की जा सकती आज की पॉलिसी के बाद, लेकिन प्रदीप जी एक बात पे गौर फरमाइएगा कि जो उन्होंने बीआरआर जो वेरिएबल रिवर्स रिपो अनाउंस किया था 8 जनवरी को, आज उन्होंने बताया है कि वो लंबी अवधि का बीआरआर अनाउंस करेंगे। इसका मतलब है ये 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है। तो जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी प्रक्रिया शुरू हुई है वो उनको जारी रख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो शॉर्ट एंड, जो एकदम शॉर्ट एंड की जो रेट्स है वो रिवर्स रिपो के नीचे नहीं जा सकते। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग उन्होंने दी है मार्केट्स को आज की तारीख में। तो लॉन्गर एंड शायद नीचे आ सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट एंड की जो यील्ड कर्व है उनमें बहुत कैपेसिटी नहीं रही आफ्टर दिस अनाउंसमेंट की और नीचे जाए। तो इस तरह उन्होंने अंदाजा दे दिया है कि उन्होंने रिवर्स रिपो रेट हाइक ऑब्वियसली का अंदाजा नहीं दिया है, अकोमोडेटिव बायस रखा है, पर ये मार्केट के लिए बहुत जानना जरूरी है कि यहां से जो हम कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द यील्ड कर्व, यानी लंबा का जो यील्ड कर्व है वो नीचे आएगा और जो शॉर्ट एंड है शायद वो थोड़ा अपटिक कर सकता है। ये इंडिकेशन आज की पॉलिसी से हम ले सकते हैं। सुब्रमण्यम साहब, इसका क्या मतलब होता है बाजार के लिए? तो बाजार के लिए यही है कि इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं उनको शॉर्ट टर्म में रखना चाहिए, बोरोइंग जो भी कर रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। तो फ्लैटनिंग यील्ड कर्व का यही बात होती है। तो क्या है कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि रेट्स सॉफ्ट रहेंगे, जीसेक के यील्ड भी सॉफ्ट रहेंगे लॉन्ग टर्म में, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के यील्ड भी स्प्रेड स्टडी रहेंगे, तो अच्छा है बोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंसिंग के लिए। एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म में आप देखिए बिलो रिपो रेट जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो शॉर्ट टर्म में यील्ड सफर हो रहे थे, वो भी अभी जैसे लक्ष्मी ने बताया एक फ्लोर रेट हो जाएगा रिवर्स रिपो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बात है। तो सेम टाइम बैंक्स के लिए भी आप देखें तो जो वो निवेश करते हैं ना बैंक्स अपना ओन ट्रेजरी को, उसके लिए भी अच्छी चीज है। तो मानता हूं कि ओवरऑल ये पॉजिटिव ही लग रही है मुझको बैंक्स और ओवरऑल स्टॉक्स के लिए। लेकिन आप देखिए एक्सिस बैंक फिसलता हुआ दिख रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक मुझे फिसलता हुआ दिख रहा है, इवन आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दरअसल बैंक्स में उस तरह की स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है पॉलिसी के बाद, और निफ्टी बैंक भी अब 32,600 के थोड़ा सा नीचे फिसलते हुए इस वक्त आपको साफ तौर पे नजर आएगा। निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है रिलेटिवली बैंक निफ्टी के मुकाबले, उसके पीछे अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे, या फिर टाइटन है, सन फार्मा, नेस्ले, भारती, इन्फोसिस, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दरअसल खरीदारी देखने को मिल रही है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पे पॉलिसी के बाद अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा फिसलते हुए, हालांकि बहुत ही छोटे दायरे में, बहुत ही सीमित दायरे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश, क्या मतलब निकाला आपने पॉलिसी का अब तक, और इसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग या निवेश के लिहाज से क्या होने वाली? प्रदीप जी देखिए, पहली चीज तो एक राहत महसूस हुई कि कोई भी इस टाइप की इंडिकेशन नहीं है लिक्विडिटी के और अकोमोडेटिव स्टैंड्स को लेके। शक्तिकांत दास जी ने इनफैक्ट ये निसंदेह और बहुत आश्वासन के साथ ये समझाया कि अकोमोडेटिव स्टैंड्स रहेगा एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन का जो उनकी टॉलरेंस जोन में रहता है। और जिस हिसाब से अदिति ने बताया कि ये हो सकता है कि थोड़ा ओपन एंडेड जरूर लग रहा है कि कब तक ये रहेगा, और उसका इम्पैक्ट कोविड से लेके ज्यादा है। तो मार्केट शायद ये जो बैंकिंग सेक्टर को जो चिंताएं बन रही है कि वापस आपको एनपीएस का नया साइकिल क्रिएशन का, क्रेडिट ग्रोथ नहीं आने की जो चिंताएं, उस वजह से बैंक्स पे थोड़ी सी आपको थोड़ा सा दबाव जरूर दिखेगा। बट एज ए स्ट्रैटेजी अगर आप देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एग्री साइड में जो है, जो जिसको प्रायोरिटी सेक्टर के साथ बंडलिंग की बात कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो बिजनेसेस हैं जो वहां पे ग्रोथ दिखा पाते हैं, जो एसएमईज को, एग्री साइड को जो फंडिंग कर रहे हैं, वहां पे मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको जो मैं आपको पहले कह रहा था, जो कंजम्पशन साइड है वहां पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो उस लिहाज से अगर देखें स्टॉक्स की अगर चर्चा करें तो एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, एलएनटी फाइनेंस, इस टाइप के, या मैग्मा फिनकॉर्प, इस टाइप की जो कंपनीज हैं जो वहां पे एक्टिव है। और एनबीएफसीज का जो रूट है उन्होंने एक्सटेंड किया, जो 2019 में शुरुआत जिसकी हुई थी वो उन्होंने अगले ये सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया जो पीरियड, वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे नहीं लगता कोई वो होगी। हाँ, आज पेनल्टीमेट डे है एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का, तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको चाल दिखाए 2 बजे के बाद, बट फिलहाल ये डाइजेस्ट कर रहा है मार्केट और कोई भी इसमें नेगेटिविटी एटलीस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी राहत है।
ओके, तो कुछ बुरा नहीं, कम से कम ये अच्छी बात है। और इस पे रिएक्ट करते हुए बाजार फिलहाल नजर आ रहे हैं और सोचने की कोशिश करें कि जाना किधर है, ऊपर या नीचे। ऐसे में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? प्रकाश कावा जी बताइए। मुझे अच्छा लगता है एसबीआई लाइफ, यहां पर लगता है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट मिला आज वो सस्टेन कर पाया है। 900 का एक स्टॉप लगाकर जाना चाहिए और 940 पॉसिबल है, हो सकता है ये कल तक भी चला जाए, लेकिन एसबीआई लाइफ यस तेजी नजर आती है क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 880 890 जोन्स पर है। एसबीआई लाइफ, बैंक नहीं तो इंश्योरेंस, ये बेहतर आपको दिखाई देगा। खरीदारी की राय आपके लिए सामने आती हुई। आशीष चतुर्वेदी जी, आपको भी कुछ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए बैंकिंग से नहीं पर मुझे लगता है मेटल से ही अभी पिक रहेगी और मेरे ख्याल से टाटा स्टील में काफी अच्छा ओवाई एडिशन लास्ट आधा घंटे में बनता हुआ नजर आया। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील पर ध्यान रखना चाहिए। 870 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है लॉन्ग किया जा सकता है। 905 रुपए के लक्ष्य टाटा स्टील के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। दूसरा प्रदीप जी, एक स्टॉक और है जो मुझे कैश सेगमेंट में काफी अच्छा लग रहा है, वो है विनती ऑर्गेनिक्स। स्पेशलिटी केमिकल में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और विनती में आज जो ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पे, इसको देखते हुए मुझे लगता है 1450 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। 1620 रुपए के लक्ष्य विनती ऑर्गेनिक्स में देखने को नजर आ जाएंगे। ओके, तो विनती ऑर्गेनिक्स एक स्टॉक है जहां पर आप तेजी की कॉल ले रहे हैं और साथ ही साथ मेटल पे तो खैर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो उस पूरे सेगमेंट पे इस वक्त भी जेएसडब्ल्यू स्टील आपको लीड करता हुआ नजर आएगा अगर आप निफ्टी स्टॉक्स पे नजर डालें। तो ये कॉल्स आपके लिए इस वक्त निकल कर आती हुई, लेकिन इस कमोडिटी प्राइस राइज का जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है आरबीआई के अनुमान पे भी। और सवाल यही है कि क्या ये और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? और इसके चलते डीके जोशी साहब, क्या आपको लगता है कि एकोमोडेटिव गाइडेंस आज जरूर दिया है गवर्नर साहब ने, लेकिन आगे चल करके महंगाई उनके हाथ बांध सकती है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में आप देखिए जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है तमाम मेटल्स के प्राइसेस में। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अब मौजूदा हालात है उसके हिसाब से उन्होंने पॉलिसी रिएक्शन दिया है। अगर हालात चेंज होते हैं तो पॉलिसी भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। फिलहाल हमारा भी ये मानना है कि इन्फ्लेशन करीब एवरेज इन्फ्लेशन 21-22 के लिए 5% पे रहेगी, जो कि एक उनके टॉलरेंस जोन में है। अभी भी उनकी इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन टॉलरेंस जोन के बाहर नहीं है। अगर वो 6% की तरफ बढ़ती दिखाई देगी तो ऑब्वियसली आई थिंक सेम स्टांस जो पिछले साल रखा था वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि इकोनॉमी भी सेकेंड हाफ तक पिक करने की उम्मीद है। तो मेरा तो ये बेसिकली जैसा कि अभी आदित्य ने भी बताया था, ये डेटा ड्रिवन पॉलिसी है और इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अगर आप पिछले साल का फ्लैशबैक देखें तो कितनी बारी ग्रोथ और इन्फ्लेशन फोरकास्ट चेंज करनी पड़ी थी सारे मार्केट एनालिस्ट को। तो ये अभी सेकेंड वेव ने फिर उस तरह की अनसर्टेनिटी इंजेक्ट कर दी है, जो कि फर्स्ट वेव जितनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होगी ये तो सभी को पता है, पर फिर भी चीजें आगे को अभी क्लियर नहीं है। हेजी एनवायरमेंट है, तो जिस तरह से इवॉल्व होगा हमारा ये मानना है कि इकोनॉमी 11% पे ग्रो करेगी और 5% इन्फ्लेशन रहेगा। अगर ये सिचुएशन प्ले आउट करती है तो इसमें आरबीआई एकोमोडेटिव रह सकता है। पर आरबीआई की जोशी साहब, इसमें आपने सेकेंड वेव को डिस्काउंट कर रखा है, ये जो दोनों ग्रोथ और इन्फ्लेशन के टारगेट हैं? हाँ जी, वो इसलिए कर रखा है क्योंकि हम ग्रोथ में जो मोमेंटम है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ा था, पर सेकंड वेव भी चालू हो गई थी धीरे धीरे। तो इसलिए हमने उसको हमने इंतजार किया और अभी अपवर्ड रिवीजन की आवश्यकता नहीं है जो जिस तरह से कोविड-19 फैल रहा है। चर्चा को पूरा करने का वक्त आ चुका है। 12 बजे गवर्नर साहब फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। उस वक्त देखेंगे उनकी तरफ से और क्या बातें निकल कर आती हैं। लेकिन लास्ट वर्ड अदिति आपका, आप भी इस तरह के अनुमान लेकर चल रही हैं, आपका अपना अंदाजा क्या है? देखिए, हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि जीडीपी ग्रोथ 10 से 11% के बीच में होगी FY22 में, और पार्टली ये डिपेंड करेगा कि FY21 की ग्रोथ कहाँ फिनिश होती है और किस तरह से जो अकाउंटिंग है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, पर्टिकुलरली सब्सिडीज की तरफ, वो क्या इम्पैक्ट करती है Q4 के जीडीपी ग्रोथ नंबर्स को। तो एज ऑफ नाउ हमारा 10 से 11% का एक्सपेक्टेशन है FY22 के लिए, जो सेकेंड वेव से Q1 और Q2 में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम ग्रोथ होगी, वो ही शायद कैचअप होके H2 में हमें दिखने को मिलेगी। तो अभी ना तो हमें डाउनवर्ड और ना ही अपवर्ड रिवाइज करने का नेसेसिटी लग रही है। डेफिनेटली मई तक जब Q4 का डेटा आ जाएगा, FY21 की कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी और कितनी पोटेंट रही है सेकेंड वेव, तब तक हमको ये भी समझ आ जाएगा। तो अब हम एक मीनिंगफुल रिवीजन अपने ग्रोथ फोरकास्ट में जून में ही करेंगे। उसके पहले मुझे अनलाइकली लग रहा है कि हम ग्रोथ के फिगर्स के साथ अपने फोरकास्ट के साथ टिंकर करेंगे।
ओके, लक्ष्मी, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर और उन निवेशकों की स्ट्रैटेजी पे आप क्या कहना चाहेंगी जो बॉन्ड फंड्स में पैसे लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं? देखिए, आज रिजर्व बैंक ने हरे रंग से होली खेली है, लाल रंग से नहीं खेली, तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के, निवेशकों के लिए अच्छी बात है। यील्ड्स लगातार नीचे वन साइडेड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन रेंज बाउंड रहेगा। पर ये पॉजिटिव चीज जो उन्होंने सप्लाई के लिए की है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही सराहनीय है। और जो बॉन्ड निवेशक है वो इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रख सकते हैं, यहाँ से अब निकलने की जरूरत नहीं थी इमीडिएटली, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं दे रहे कि तुरंत रेट हाइक होने की गुंजाइश है। तो से इन्वेस्टेड मेरे हिसाब से, एंड थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, पर उससे आप बिल्कुल न घबराइएगा। ओके, प्रकाश, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं निफ्टी 14,500 से 15,000 के बीच घूम रहा है। क्या गवर्नर साहब का पुश काफी है इसको वापस ऊपर ले जाने के लिए? से बात करें, मैं रिज्यूम करता हूं। मुझे लगता है कि निफ्टी का नहीं, प्रकाश दीवान साहब से राय ले रहे हैं हम। गाबा साहब आपके पास लौट कर आते हैं। प्रदीप, मेरा मानना यह है कि आरबीआई पॉलिसी को आज डाइजेस्ट होने के बाद मार्केट क्लियरली अब रिजल्ट सीजन की तैयारी करेगा और कोविड के आंकड़े सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो रिजल्ट्स एक चीज है और दूसरा जो कोविड के चाल सेकंड वेव की कैसी रहती है वो देखेंगे, क्योंकि जो जीडीपी के अनुमान हमने 10.5% को भी बरकरार रखा है आरबीआई की उसमें स्टेटमेंट में, वो कितने समय तक अटल रहती है चीज ये देखने ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो बट आई थिंक मार्केट एक कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो के इंतजार में है, अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट के, और वो किससे आएगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है रिलायंस के पार्टिसिपेशन से आए, हो सकता है मेटल्स के बाद आईटी और फार्मा में एक चाल आपको बड़ी दिखे। बट आई थिंक इस पॉलिसी के बाद मार्केट डेफिनेटली इज सेटअप फॉर अ गुड अप मूव। अब हो सकता है वो 1-2 दिन बाद आए, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए पॉजिटिव रुझान जो है वो जरूरी जो था वो बन चुका है। ओके, सुब्रमण्यम साहब आपकी बात। देखिए, आरबीआई की पॉलिसी बहुत प्रैक्टिकल रही, कुछ नेगेटिव्स नहीं थे। भले ही आज बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े रिएक्ट हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि इस पॉलिसी से आपको फिर भी ओवरऑल बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव रुझान ही है। तो मैं कहूंगा कि आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए इन स्टॉक्स में, बीएफएसआई स्पेस में। सुब्रमण्यम साहब, आपको वेल्थ क्रिएट जरूर होगा। तो ये पॉलिसी से सुब्रमण्यम साहब, आप अपने पोर्टफोलियो में क्या इनको ऐड करेंगे, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज को? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एनबीएफसीज के लिए भी सपोर्ट दिया गया है 6 महीने तक, और भी बैंक लेंडिंग को प्रायोरिटी सेक्टर का जो एक स्पेशल चीज था उसको सितंबर तक एक्सटेंड किया है। तो नेचुरली सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट्स पे एनबीएफसीज को पैसा मिल सकता है अगले 6 महीने के लिए, तो नेचुरली उनकी आउटलुक भी अच्छी रहेगी। तो जरूर हम निवेश करेंगे इन बीएफएसआई स्पेस पे। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और सुब्रमण्यम साहब, आपको बधाई, आपने जो एक्विजिशन किया था वो क्लियर हुआ है, कल एक और हर्डल पार हुआ, तो आपका कारोबार और तेजी से बढ़ता रहे, ये शुभकामनाएं हैं आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों को उनकी राय के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाते जाते हम